अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमाद रशीद है और मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स ऑफ़र करूँगा जिसका कोड है MGT231। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की कोरोना वायरस की पॉलिसी की वजह से हम लोग तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी फ़िज़िकल क्लासेस के लिए नहीं बुला सके, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिचुएशन जल्द अज़ जल्द इम्प्रूव हो ताकि हम लोग अपनी क्लासरूम टीचिंग पे वापस आ सकें। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। मैं कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपके बीबीए के प्रोग्राम में जो 3 कोर्सेज ऑफ़र होते हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो कि अब सेमेस्टर 1 में ऑफ़र होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 जो कि सेमेस्टर 2 में ऑफ़र होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि थर्ड सेमेस्टर में ऑफ़र होता है। मैं जनरली इन तीनों कोर्सेज़ को ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से। आप लोगों में से भी कुछ लोग मेरे से अकाउंटिंग 1 में पढ़ चुके हैं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं, लेकिन आई होप कि मैं सबको साथ लेके चल सकूं और हम लोग जब जब तक ये ऑनलाइन का सिलसिला है, हम ऑनलाइन मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को जितना सिंपल और क्लियर रख सकूँ वो मैं रखूँ और आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक ऑनलाइन टीचिंग की बात है, ऑनलाइन टीचिंग में दो किस्म के मोड्स जो हैं वो ऑफ़र होते हैं। एक सिंक्रोनियस और दूसरा एसिंक्रोनियस। बेसिकली सिंक्रोनियस मोड्स वो मोड्स हैं जहाँ टीचर जो है वो लाइव लेक्चर देता है और आप लोग उसको लाइव अटेंड करते हो, डायरेक्ट उसी वक्त क्वेश्चंस कर सकते हो और उसी वक्त आप डायरेक्टली मेरे साथ या इंस्ट्रक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। whereas on the other hand asynchronous मोड में जो है वो इंस्ट्रक्टर लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता है और अपलोड कर देता है और उसके बाद थ्रू अदर मीडियम्स आप अपने क्वेश्चंस और फीडबैक भेजते हो जिसका रिस्पांस जो है वो हम आपको देते हैं। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है और इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है, जब तक हम लोग ऑनलाइन ऑफ़र कर रहे हैं, मैं एसिंक्रोनियस मोड को प्रेफर करता हूँ क्योंकि इंटरनेट के हालात की वजह से हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैंने पिछले सेमेस्टर में ये कंक्लूड किया था कि अगर मैं सिर्फ लाइव लेक्चर लूँ जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं कुछ लोग इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते, डिवाइस अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपका लेक्चर मिस हो गया है तो फिर उसको मेकअप करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रहती। तो मेरा जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि मैंने आपके तमाम सीआरज़ को ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है कि तमाम लोग जो हैं तमाम सेक्शंस हर सेक्शन अपना व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना देगा जिसमें जो जो लोग ये कोर्स पढ़ रहे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस में व्हाट्सएप में इनरोल अपने आप को कर लें ताकि मैं जो भी मटेरियल के लिंक्स हैं वो एक तो मैं आपके सीयू ऑनलाइन पे शेयर करता रहूँगा, मीनवाइल व्हाट्सएप पे भी अपलोड होते रहेंगे और जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे एड्रेस करता रहूँगा। तो ये तो था हमारा जो ब्रीफ सा कि इस सेमेस्टर में हम कैसे लेके चलते हैं। बाकी जहाँ तक बात है सेशनल एग्ज़ाम्स की और फाइनल्स की, वो अभी तक गवर्नमेंट के एसओपीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आया हम उनके लिए फ़िज़िकली यूनिवर्सिटी आएंगे या नहीं आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम के साथ ओपन अप होंगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारा कोई टाइम ज़ाया ना हो और हम जो भी कर रहे हैं इस टाइम को हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। अब आते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपके बीबीए की डिग्री में अकाउंटिंग के कोर्सेज में थर्ड कोर्स है। आपने इससे पहले अकाउंटिंग 1 पढ़ा, अकाउंटिंग 2 पढ़ा और अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अगर आप अकाउंटिंग 1 और अकाउंटिंग 2 को पहले
थोड़ा सा याद कर लें तो अकाउंटिंग 1 में हमने जो चीज़ें कवर की थी वो हमने की थी, हमने बेसिक अकाउंटिंग साइकिल को कवर किया था, जिसमें हमने किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस जनरल जर्नल को कैसे टी अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, टी अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद हम कैसे उसको उस ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, फिर बैलेंसेस चेक करने के बाद एडजस्टमेंट्स करते हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, और क्लोजिंग एंट्रीज करने के बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमने किया अकाउंटिंग 1 के पहले हाफ में, जहां हमने अकाउंटिंग साइकिल को देखा था, और फिर हमने अकाउंटिंग 1 में ही इन्वेंट्रीज को डिस्कस किया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 था। उसके बाद अकाउंटिंग 2 में हमने लाइबिलिटीज को डिटेल में देखा, ओनर्स इक्विटी को डिटेल में देखा। तो अगर हम एक ब्रीफ सा देखें तो हमने अकाउंटिंग 1 और 2 में बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स होते हैं, राइट हैंड साइड लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी होती है। तो आप देखिए आपका अकाउंटिंग 1 जो था वो मोस्टली फोकस था आपकी बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर, और आपको एसेट्स के ऊपर आपकी डिस्कशन हुई। ऑन दी अदर हैंड अकाउंटिंग 2 में लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के बारे में आपसे बात हुई। अच्छा, अब जब हम अकाउंटिंग 1 की बात करते हैं तो अकाउंटिंग 1 में जब आपको ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाया गया, आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखाई गई, तो आपको अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग में जो आपको एग्जाम्पल्स दी गई वो आपको सर्विस सेक्टर की एग्जाम्पल्स दी गई। सर्विस सेक्टर से मुराद आपके इंटरनेट सर्विसेज, आपकी टीचिंग सर्विसेज, आपकी आपकी टेलीफोन सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर में क्या है कि आप बेसिकली कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली जब आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं है जो आपसे कम हो रहा है और आप उसको कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहे हो। सर्विस सेक्टर में जो आपकी मेन चीज़ें थी वो टोटल क्या थे, सर्विसेज रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन फिर हमने जब आगे गए चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा, हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया और हमने कहा कि अगर हम सर्विस सेक्टर से आगे आते हैं और हम मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की तरफ आते हैं। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज क्या करती हैं? मर्चेंडाइजिंग कंपनीज वो कंपनीज हैं जो बनी बनाई चीज़ें खरीदती हैं और बनी बनाई चीज़ें आगे बेचती हैं। इसका मतलब है अब इन कंपनीज का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा भी एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब वो जो चीज हम खरीदते हैं वो हमें कितने की कॉस्ट करती है और हम उसकी अकाउंटिंग किस तरह करते हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था। अच्छा, अब कॉस्ट जो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में क्या चीज थी जो आपकी सिंपल थी, वो ये थी कि वहां पे हम मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में बनी बनाई चीज को खरीदते थे और बनी बनाई चीज को हम आगे बेच देते थे। विच मीन्स कि जो चीज हमने खरीदी है वो हमें पता था कि कितने की खरीदी गई है। ठीक है, कितने की खरीदी है, हमें उसकी अब हमें सिर्फ अकाउंटिंग करनी है और उसे आगे बेच देना है, तो हमें हमारे प्रॉफिट्स के बारे में पता चल जाएगा। अकाउंटिंग 1 में चूंकि चीज़ों को सिंपल रखा गया था, इसलिए हमें वहाँ पे इस परेशानी में नहीं डाला गया कि ये जो चीज़ें हमने खरीदी हैं इनकी कॉस्ट क्या है,
क्यों? क्योंकि हम उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, हम बनी बनाई चीज खरीद रहे थे, तो हमें उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था, हमारी परचेजिंग प्राइस ही हमारी कॉस्ट होती थी। लेकिन इस चैप्टर में, इस सेमेस्टर में जो हमारा फोकस होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं? जो रॉ मटेरियल्स खरीदती हैं और रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती हैं फिनिश गुड्स में। अब इनके लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन करना, कैलकुलेट करना इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अब जो कॉस्ट है वो हमें बाहर से नहीं पता लग रही, हमने वो कैलकुलेट करनी है। हमारा इस सेमेस्टर में जो फोकस होगा वो ये फोकस होगा कि कैसे होंडा कैसे असरटेन करता है कि होंडा, जो हम होंडा सिटी बना रहे हैं, वो कितने लाख की है, ठीक है? या टोयोटा अगर एक गाड़ी बना रही है तो वो टोयोटा कितनी लाख की है, उसकी कॉस्ट क्या है। जो शोरूम है, शोरूम वाले के लिए इट इज सिंपल। फैक्ट्री ने अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी कॉस्ट करके शोरूम वाले को दे दी कि जी ये 20 लाख की गाड़ी है, आपने इसको 21 लाख का बेचना है, विच मीन्स कि शोरूम को पता है इस गाड़ी की कॉस्ट जो है वो 20 लाख है, उसको इस परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाड़ी की कॉस्टिंग कैसे निकली। लेकिन टोयोटा या होंडा जो मैन्युफैक्चरर है वो गाड़ी की बॉडी अलहदा बना रहा है, पेंट अलहदा कर रहा है, इंजन अलहदा रख रहा है, अंदर की जो चीज़ें हैं वो अलहदा ला रहा है, सब चीज़ों को ऊपर लेबर लगा रहा है, ओवरहेड्स हैं, खर्चे करके वो गाड़ी को बना रहे हैं। अब वो गाड़ी की कॉस्ट कितनी है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमारा फोकस होगा हमारे इस करंट सेमेस्टर में। लेकिन उससे पहले एक बार हमें मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में हमारा जो सिंपल वाला सिनारियो था उसको ओवरव्यू करने की ज़रूरत है। और जब तक हम एक बार उसको, मतलब जो हमने अकाउंटिंग 1 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ को, हम उसको एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे क्योंकि उसको पढ़े हुए थोड़ा टाइम भी हो गया है। हमें वहाँ पे हमें अकाउंटिंग समझ आ जाएगी कि हमने कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। उसके बाद वहां पे हमारे लिए सिंपल है क्योंकि कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर जब समझ आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जहां पे हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग करेंगे। वो कॉस्टिंग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम एक रिव्यू करेंगे ताकि हमारे पिछले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रा क्लियर हो जाएं। अकाउंटिंग 1 का चैप्टर नंबर 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़, हम बाकी लेक्चर में उसको रिव्यू करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब पिछले कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कॉस्टिंग करने की प्रोसीजर्स सीखेंगे। तो हम अभी जो है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज जो कि आप लोगों ने अकाउंटिंग 1 में किया था। अब आप इसी का हम एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ आएंगे। अब जब मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के ऑपरेटिंग साइकिल को देखते हैं। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज करती क्या हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। तो अब मर्चेंडाइजिंग कंपनी बेसिकली एक
कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है जो बनी बनाई चीजें खरीदती है, उसके बाद उनको अपने पास स्टोर करती है और फिर अपने पास जहाँ स्टोर किया हुआ है, शोरूम बनाया है, जो भी है, वहां से उनको बेच देती है। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज क्या है? बना बनाया प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं और अपने पास लाते हैं और उसको थोड़ा हायर प्राइस पे आगे बेच देते हैं। अच्छा, अब जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो हमें तो जनरली आइडिया है, हम रिटेल, हमारे जेहन में जब आता है तो हम रिटेल की बात जेहन में आती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ एज एन एंड यूज़र, एज अ कस्टमर, हम जब किसी शॉप पे कुछ लेने जाते हैं तो हम कैश पे पेमेंट करते हैं और प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं। लेकिन जब हम बिजनेसेस की बात करें, जब बिजनेसेस आपस में एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो कैश पे ही खरीदें या बेचें। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज जो बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं, उनका जनरली उनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? सबसे पहले वो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, मतलब वो चीज़ें खरीदते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें खरीदते हैं उनको अपने पास ले आते हैं। अच्छा, अब ये इन्वेंट्री का वर्ड जो है ये हमारे लिए नया है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो हम अपने पास लेकर आते थे और अपने पास स्टोर करते थे, और जब हमारा क्लाइंट मांगता था तो हम उसको वो बेचते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज थी, टेंजिबल फिजिकल चीज़ें नहीं थी जो हम पहले अपने पास लेकर आते थे और फिर हम आगे देते थे। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज जो हैं, चूंकि बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं, इसका मतलब है अब ये कंपनी जो है वो 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 प्रोडक्ट्स को खरीद के लेकर आएगी अपने पास। अब वो प्रोडक्ट्स को, हमारी जाहिर बात है, वो हमारे पास ऐड होंगे। वो जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, हम उसके लिए जो अकाउंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वर्ड आपने वैसे भी सुना होगा। इन्वेंट्री, हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्टॉक, कुछ लोग स्टॉक का वर्ड भी यूज करते हैं कि आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, आपके पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब है हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। अब मर्चेंडाइजिंग कंपनीज क्या करती हैं? वो कैश पे या अकाउंट्स रिसीवेबल पे, अकाउंट्स पेएबल पे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, परचेज करते हैं मर्चेंडाइज को, फिर उसको आगे सेल करते हैं ऑन अकाउंट। इसका मतलब है हमने प्रोडक्ट खरीदा, अपने पास ले आए, आगे किसी को हमने वो सेल कर दिया ऑन अकाउंट। जब मैंने कहा ऑन अकाउंट, इसका मतलब है मैंने पेमेंट नहीं की, रिसीव नहीं की, मैंने पेमेंट रिसीव नहीं की। अगर मैंने पेमेंट रिसीव नहीं की, इसका मतलब है मेरे पास क्या, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेज पे मैं चीज़ें बेचूंगा। अब जब मैं चीज़ें बेचूंगा तो मैं, इसको कहते हैं क्रेडिट सेल्स, मतलब मैंने क्रेडिट पे बेच दिया है, पैसे नहीं रिसीव किए। तो जब तक पैसे मिलेंगे नहीं, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेज में कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, मतलब जिनको हमने चीज़ें बेची थी, हम उनसे पैसे रिसीव कर लेंगे, तो हमारे पास हमें कैश रिसीव हो जाएगा। उस कैश से दोबारा हम इन्वेंट्री खरीदेंगे, और इन्वेंट्री जो है वो हम दोबारा कैश पे या क्रेडिट पे बेचेंगे, और फिर वो हम पैसे रिसीव करेंगे, और फिर हम उससे कैश हमें मिल जाएगा, और फिर हम उसे इन्वेंट्री खरीदेंगे। तो क्या है, मर्चेंडाइजिंग कंपनीज क्या करती हैं, चीज़ें खरीदती हैं और आगे बेचती हैं। ठीक है, ये इनका ऑपरेटिंग साइकिल है। बेच के जो पैसे मिलते हैं उनसे फिर दोबारा चीज़ें खरीद लेती हैं और दोबारा बेचती हैं। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज क्या है, बनी बनाई चीज़ें खरीदती हैं और बनी बनाई चीज़ें आगे बेचती हैं। ठीक है, उसमें फर्दर एडिशन नहीं करती।
अच्छा, ऑल्दो हमारा फोकस तो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज पे ही होगा, लेकिन अब जब चूंकि हम प्रोडक्ट्स की तरफ आ ही गए हैं, सर्विसेज से प्रोडक्ट्स की तरफ आ ही गए हैं, तो प्रोडक्ट्स की अकाउंटिंग में हमारे पास दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं। एक है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अब इन दोनों में पहले हमें फ़र्क समझने की ज़रूरत है। मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी क्या करते हैं? दे परचेज इन्वेंट्री इन रेडी टू सेल कंडीशन। इसका मतलब है बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं और बनी बनाई चीज़ ही आगे बेच देते हैं। इसको हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करें। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री जो है, वो क्या है, उनका लॉन्गर इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, लेबर लगाते हैं, अनफिनिश गुड लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स। इसका मतलब है वो रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्ट को खुद बनाते हैं और फिर बेचते हैं। ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अच्छा, अभी हमारा इस अकाउंटिंग वन में जो है हमारा जो फोकस होगा वो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज पे होगा, जहां हम बनी बनाई चीज खरीदेंगे और बनी बनाई चीज ही आगे बेच देंगे। लेकिन जब हम आप अपने थर्ड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा कोर्स पढ़ोगे, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और उसको कैसे जो है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक की सारी कॉस्टिंग की जाती है। तो उसके लिए आप जो है वो एक पूरा एक कोर्स लोगे कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से थर्ड सेमेस्टर में। तो अभी हमारा फोकस होगा मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के ऊपर। अच्छा, अब मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के अंदर दो किस्म के मॉडल्स हैं। एक होलसेलर्स होलसेलर्स जो हैं और एक रिटेलर्स। जी, होलसेलर्स जो हैं वो आपके क्या हैं? होलसेलर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से चीज़ें खरीद के अपने पास लाते हैं और वो आगे रिटेलर्स को बेचते हैं। रिटेलर्स वो शॉप्स हैं जो आपको डायरेक्टली चीज़ें बेचती हैं। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है कि आप आपके जो घर के करीब की शॉप है जिससे आप जाके सामान खरीद के लेकर आते हो, वो रिटेलर कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो एंड यूज़र या पब्लिक को डायरेक्टली चीज़ें बेचता है। वेयर एज होलसेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आप लाहौर की मार्केट की अगर बात करें तो शाह आलम मार्केट जो है वो बहुत मशहूर मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के होलसेलर्स बैठे हुए हैं, इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान की डिफरेंट फैक्ट्रीज से और पाकिस्तान से बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके बल्क में लेकर आते हैं और फिर डिफरेंट शॉप्स वाले मतलब रिटेलर्स जो हैं वो उन बल्क वो होलसेलर से जाके चीज़ें परचेज करते हैं और वो लाके आपको बेचते हैं। तो रिटेलर्स और होलसेलर्स जो हैं बेसिक सा फ़र्क है। होलसेलर्स जो हैं वो बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीद के बल्क क्वांटिटी में आगे बिजनेसेस को ही जनरली बेचते हैं। वेयर एज रिटेलर्स जो है वो होलसेलर से खरीद के एंड यूज़र को बेचता है प्रोडक्ट। अच्छा जी,
अब जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में जब हमने इनकम स्टेटमेंट्स देखी थी एक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री की, तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री की इनकम स्टेटमेंट में जो बेसिक चीज़ थी वो थी रेवेन्यूज़ या सर्विसेज रेवेन्यूज़ और लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और उसके बाद हमारा नेट इनकम निकल आता था। अच्छा, वहाँ पे हमारी जो तमाम कॉस्ट थी वो रनिंग कॉस्ट थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट थी। एज सच कोई, जब हम अपने क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं थी। लेकिन जब हम मर्चेंडाइजिंग कंपनी की तरफ आते हैं तो हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट आ गई हैं। एक कॉस्ट तो वही जो बिजनेस को चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक और कॉस्ट ऐड हो गई है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो चीज़ें हमने बेच दी उनकी कीमत। चूंकि हमने क्या कहा था कि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज वो कंपनीज हैं जो बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं और बनी बनाई चीज़ें बेचते हैं। इसका मतलब है अगर लेट से मेरा टॉयज का बिजनेस है, मैं बने बनाए टॉयज खरीदता हूँ और बने बनाए टॉयज जो है वो मैं बेच देता हूँ। अब अगर मैंने टॉयज बेचने हैं तो उन टॉयज के लिए मेरे पास जो एक तो कॉस्ट क्या है, जो मैंने टॉय खरीदा, ठीक है, और वो टॉय खरीद के अब मुझे जाहिर बात है अब मुझे एक शोरूम रेंट पे लेना है, मुझे सेल्स का स्टाफ रखना है, मुझे यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस पड़ेगा, मेरे पास शोरूम का रेंट मुझे पे करना है। तो मुझे अब क्या है, दो कॉस्ट हो गई, एक वो टॉयज को एक्वायर करने की, उनको खरीदने की, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और दूसरा जो है मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मुझे आके उस बने बनाए प्रोडक्ट को अपने पास ला के उसको सेल करने की कॉस्ट, उसको हम अक्सर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कहते हैं या हम उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो अब क्या है, अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देखें जो कि कॉस्ट उसकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी होगी, उसी तरह सबसे ऊपर कंपनी का नाम, यहाँ पे कंप्यूटर सिटी है, फिर उसके बाद कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट। कंडेंस्ड का मतलब है छोटी की हुई, ब्रीफ की हुई, मतलब जैसा यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का टोटल दिया हुआ है, सारी डिटेल्स नहीं दी हुई। कंडेंस्ड का मतलब होता है उसको छोटा, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट करके आपको, ताकि आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंस है। और फिर अगेन कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम एंड पीरियड, ये फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2007 है। अच्छा, वहाँ अब सबसे पहले उसी तरह जिस तरह सर्विस सेक्टर में हमारे पास सबसे पहले सर्विसेज रेवेन्यू आता था, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स हो गया या सेल्स रेवेन्यू। अब ये है 900,000। इसका मतलब है इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें बेची हैं उनकी कीमत कितनी थी, 900,000, 9 लाख, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका मतलब है जो चीजें बेची थी वो हमने कितने की खरीदी थी, इस कंपनी ने कितने की खरीदी थी। क्यों? क्योंकि ये बनी बनाई चीज खरीदते हैं और बनी बनाई चीज आगे बेच देते हैं। इसका मतलब है सस्ती चीज खरीद के महंगी चीज बेचते हैं। इसका मतलब है इस कंपनी ने जो चीजें बेची वो कितने की थी, 9 लाख की। अच्छा, अब वही चीजें खरीदी कितने की थी, वो चीजें खरीदी थी 5,40,000 की। इसका मतलब है 5,40,000 की चीजें खरीद के 9 लाख की बेच दी। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट, 3,60,000, 3,60,000। अच्छा, अब आगे अकाउंटिंग में, फाइनेंस में आपको ये दो टर्म्स अक्सर आएंगी, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब है ये अमाउंट लमसम टोटल अमाउंट है, इसमें अभी कोई डिडक्शंस, कोई सब्ट्रैक्शंस, कोई चीजें माइनस नहीं की गई, ये फुल अमाउंट है। जब भी ग्रॉस का वर्ड यूज किया करेगा होगा, इसका मतलब है
इस अमाउंट में से अभी कुछ ना कुछ माइनस होना है, कुछ डिडक्ट होना है, तो इसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट कहा 3,60,000। क्यों 3,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट कहा? कि 5,40,000 की चीजें खरीदी, 9 लाख की बेच दी, 3,60,000 जो है वो मुझे इसमें से बचा। अब 3,60,000 बचा, ये कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। लेकिन उस प्रोडक्ट को, टॉयज को ही अगर बात करें, हमने लाके अपने पास शोरूम में रखा था, शोरूम का रेंट हमने कहाँ से पूरा करना है, शोरूम की बिजली का बिल कहाँ से पूरा करना है, शोरूम के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज कौन पे करेगा, वो सारे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? वो सारे खर्चे इस 3,60,000 में से निकलेंगे। इसलिए हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा 3,60,000। और फिर उसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस 2,70,000। इसका मतलब है प्रोडक्ट खरीदा 5,40,000 का, उसको लाके अपने पास स्टोर किया, और उसको स्टोर करने के जो खर्चे और अपने पास उसको बेचने के जो खर्चे हुए वो 2,70,000 हुए। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत में डिफरेंस निकाला, 3,60,000 हमें बचत हुई। उसमें से हमने 2,70,000 हमारे खर्च ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लग गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद नेट इनकम जो बची वो 90,000 थी। इसका मतलब ये है नेट इनकम, नेट अमाउंट वो होती है जिसमें से जो चीज़ें डिडक्ट होनी है वो हो चुकी होंगी। अब जिस तरह ग्रॉस और नेट के में आपको दोबारा एक छोटा सा डिफरेंस, जैसा हमें सैलरीज मिलती हैं, तो हमें जब हमें जॉब ऑफर की जाती है तो हमें कहा जाता है आपको इतनी ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। लेट से वो 10,000 रुपये है। अब जब महीना ख़त्म होता है तो महीना ख़त्म होके आपके अकाउंट में 10,000 के बजाय 9,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। अब आप परेशान होते हो कि जी मुझे तो कहा था 10,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन आपके अकाउंट में तो 9,000 ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अब जो है वो 1,000 कम क्यों हो गया? वो 10,000 थी ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का मतलब है कुछ ना कुछ डिडक्ट होना है। एक एम्प्लॉय की सैलरी में से क्या डिडक्ट होता है? टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, कोई अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी या पेंशन फंड्स हैं वो डिडक्ट होते हैं, कोई और फंड्स आप डिडक्ट हो रहे हैं तो वो डिडक्ट होंगे, टैक्सेस डिडक्ट होंगे, और उसके बाद वो डिडक्शंस के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी वो नेट अमाउंट होगी। इसका मतलब है ग्रॉस अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसमें से अभी कुछ चीज़ें माइनस होनी है, वेयर एज नेट इनकम वो इनकम होती है जिसमें से जो सब चीज़ें माइनस हो चुकी हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंस ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड टू द कस्टमर्स। मतलब ये लेट से अगर हम एक ही चीज़ समझें, मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं कि मेरी गाड़ियों का शोरूम है, और मैं एक गाड़ी जो है वो लेट से होंडा है या सुजुकी है। अब एक सुजुकी मुझे शोरूम को होंडा फैक्ट्री ने 5,40,000 की दी, इसका मतलब, और वो मैंने 9 लाख की आगे कस्टमर को बेच दी। इसका मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कितना हो गया? 9 लाख। मुझे फैक्ट्री से कितनी मिली थी? 5,40,000 की। इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो प्रोडक्ट, जो कार बेच दी उसकी कीमत क्या थी? 5,40,000। इसका मतलब है 5,40,000 की फैक्ट्री से मिली, 9 लाख रुपए की मैंने आगे बेच दी, मुझे 3,60,000 का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब इस 3,60,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने अपने शोरूम के सारे जो खर्चे हैं वो निकालने हैं, जिसमें बिजली के बिल, शोरूम का रेंट, एम्प्लॉयज़ के खर्चे, वो सारे निकालने के बाद जिनको मैं कहूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उनको लेस करने के बाद मेरे पास जो इनकम बनेगी वो नेट इनकम बनेगी। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है
आपकी इनकम स्टेटमेंट का और सर्विस सेक्टर की इनकम स्टेटमेंट का और मर्चेंडाइजिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का। बैलेंस शीट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्या है कि बैलेंस शीट में जो है वो एक नया अकाउंट ऐड हो जाएगा, इन्वेंट्री का अकाउंट। ठीक है, इन्वेंट्री का अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे लिखा जाएगा। इन्वेंट्री जो है उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम बड़ी डिटेल से भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी, अब चूंकि हमने कहा आपकी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में और मर्चेंडाइजिंग कंपनी में जो एक वाहिद डिफरेंस है वो ये है कि सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप पहले खरीद के अपने पास लेकर आ रहे हो। जब आप अपने पास लेकर आओगे तो आपके पास वो प्रोडक्ट आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप उसको बेचोगे तो वो प्रोडक्ट आपसे चला जाएगा। इसका मतलब है सर्विस सेक्टर में तो ना तो कोई प्रोडक्ट बिजनेस के पास आ रहा था ना बिजनेस के पास से जा रहा था, लेकिन मर्चेंडाइजिंग कंपनी में तो वहां पे आप सिर्फ क्या करते थे, सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते थे, उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ मर्चेंडाइजिंग कंपनी में आपके पास वो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, इसका मतलब है जब आप चीज़ें बेचने के लिए खरीदोगे तो वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री के अकाउंट में इजाफा हो जाएगा। जब आप चीज़ों को बेचोगे तो आपकी इन्वेंट्री के अकाउंट में रिडक्शन होगी, कमी होगी। इसका मतलब है अब सर्विस सेक्टर और मर्चेंडाइजिंग कंपनी में जो डिफरेंस आ रहा है वो इन्वेंट्री के अकाउंट का आ रहा है। इन्वेंट्री जो है वो एक नया अकाउंट है, उसको अब हमें और चूंकि मर्चेंडाइजिंग कंपनी का सारा फोकस ही किस चीज़ पे है, इन्वेंट्री पे। क्यों? क्योंकि सारा बिजनेस ही डिपेंडेंट क्या है, इन्वेंट्री को खरीद के इन्वेंट्री अपने पास लाने का और फिर बेच के इन्वेंट्री को कम करने का। तो इसमें अब चूंकि तमाम बिजनेस ही इन्वेंट्री किससे रिलेटेड है तो हम यहाँ पे इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए भी दो मेजर तरीके जो हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक को कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब नाम से आपको आइडिया हो जाता है पीरियोडिक। पीरियोडिक का वर्ड जो है वो पीरियड से आ रहा है। पीरियड का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जिस तरह आपके स्कूल्स में आपको याद होगा, आप स्कूल्स में जनरली हर रोज 8 या 9 पीरियड्स होते थे। पहला पीरियड 8 to 8:30, फिर 8:30 to 9, 9 to 9:30 और बेल बजती थी, पीरियड शुरू होता था, पीरियड ख़त्म होता था। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम हर पीरियड के एंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पीरियड के दौरान हमने टोटल कितनी इन्वेंट्री सेल की और अपने इन्वेंट्री के अकाउंट को पीरियड के एंड पे एक बार अपडेट करते हैं। वेयर एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम पीरियड के एंड होने का इंतज़ार नहीं करते अपनी इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करने के लिए, बल्कि जितनी बार हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं हम इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करते हैं। जितनी बार हम इन्वेंट्री सेल करते हैं हम इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करते हैं, विच मीन्स जितनी बार परचेजेस करेंगे इन्वेंट्री में इजाफा होगा, जितनी बार इन्वेंट्री को सेल करेंगे उतनी बार इन्वेंट्री के अकाउंट में कमी आएगी। अच्छा, याद रखिएगा इन्वेंट्री एक एसेट का अकाउंट है, बैलेंस शीट में
लेफ्ट साइड पे एसेट्स के अंदर लिखी जाएगी। एसेट्स का रूल आपको पता है, जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। इसका मतलब है इन्वेंट्री जो है जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो डेबिट की जाएगी, जैसे जैसे डिक्रीज होगी क्रेडिट की जाएगी। तो इसकी आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। जी, कहता है perpetual inventory system क्या है? The inventory account is continuously updated to reflect items on hand. अच्छा, items on hand का वर्ड जो है अक्सर on hand का टर्म यूज होती है अकाउंटिंग में, और मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या सप्लाईज के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये टर्म यूज होती है। आइटम्स ऑन हैंड का मतलब है कि हमारे पास इस वक्त क्या प्रोडक्ट मौजूद है या हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो ऑन हैंड का मतलब है हमारे पास ये अमाउंट्स हैं। ठीक है, लेट्स अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। जी, अच्छा, अब एग्जाम्पल में सबसे पहले लेट्स से ऑन सितंबर 5th Verlico purchased 100 laser lights for resale for $30 per unit from Electronic City on account। क्या है जी? अच्छा, अकाउंट देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वही यूज होने हैं जो हमने पहले कर लिए, इसलिए आपके जहन में होना चाहिए एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, और ओनर्स इक्विटी भी लाइबिलिटी की तरह इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। तो सबसे पहले क्या, ये कंपनी 100 लेजर लाइट्स खरीद रही है $30 पर यूनिट के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि 100 लेजर लाइट्स खरीदी हैं $30 के हिसाब से। इसका मतलब है $3000 की लेजर लाइट्स हमने अपने पास खरीद ली हैं। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहता है कि आपने अगर 100 लेजर लाइट्स खरीद ली हैं तो आपने उनको अपने पास इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करना है। इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करने का क्या मतलब है, आपने सितंबर 5 को इन्वेंट्री के अकाउंट में 3000 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब है इन्वेंट्री में 3000 का डेबिट बैलेंस हो गया, इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट हो गया। ऑन दी अदर हैंड, चूंकि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, अब हमने अगर तो कैश की पेमेंट कर दी होती तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन चूंकि ये कहता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन अकाउंट, मतलब पेमेंट नहीं की, तो अकाउंट्स पेएबल जो कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट होगी। तो पहली तो ये चीज कि जब बिजनेस ने अपने लिए कुछ इन्वेंट्री परचेज की है, जितने की परचेज की है उतनी अमाउंट से इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो ये तो हो गई पहली ट्रांजैक्शन जब ये 100 लेजर लाइट्स जो हैं $30 के हिसाब से खरीदी गई थी। ठीक है, on September 10 Verlico sold 10 laser lights for $50 per unit on account to ABC radios। अच्छा जी, अब क्या है, अब वही लेजर लाइट्स जो हमने खरीद के अपने पास रखी थी उनको बेचने का टाइम आ गया। अच्छा, अब कोई सोशल सर्विस तो हमने शुरू नहीं की, $30 की अगर खरीदी थी तो $30 से महंगी की ही बेचेंगे ना, $30 के ऊपर तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमने तो ये पैसे कमाने के लिए बिजनेस शुरू किया ना। तो इसका मतलब है कि अब वो हमने जो लेजर लाइट्स खरीदी थी $30 की, वो हम $50 के हिसाब से ABC रेडियोस को बेच रहे हैं। ठीक है, और ऑन अकाउंट ही बेच रहे हैं, इनसे भी हम पैसे अभी नहीं ले रहे। इसका मतलब है हमने 10 लेजर लाइट्स जब बेची तो 10 लेजर लाइट्स कितने की थी, $50 की हमने बेची हैं। ठीक है, $50 की बेची हैं तो हमने सेल्स रेवेन्यू
$50 पर लेजर लाइट, 10 लेजर लाइट्स, तो $500 की लेजर लाइट हमने बेच दी। इसका मतलब है सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया? $500। $500 हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर तो हमें ऑन द स्पॉट कैश मिल जाएगा तो कैश डेबिट कर देंगे, कैश नहीं मिला तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो भी डेबिट होता है, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल को 500 से डेबिट कर दिया। इसका मतलब है आपने जो अभी सेल की है, कस्टमर को जो 10 लेजर लाइट्स पकड़ाई हैं $50 की, पर $500 का रेवेन्यू, चूंकि आपको याद है ना अक्रूवल अकाउंटिंग करते हैं हम, हमारा रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? revenues should be recorded when products are sold or services are rendered। ठीक है, इसका मतलब है हमने आज लेजर लाइट उसके हाथ में पकड़ा दी, इसका मतलब है 10 लेजर लाइट्स हमारी बिक गई, 500 से सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। उसने कैश नहीं दिया या ना ही दिया इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कैश अभी दे देता है तो कैश डेबिट वरना अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब ये क्या हुआ, हमने रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया, वो बंदा हमारे से 10 लेजर लाइट्स लेके चला गया। अच्छा, अब जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है, क्या हमारे पास 100 लेजर लाइट्स बची या नहीं बची? हमारे पास अब लेजर लाइट्स कितनी है? हमने 100 खरीदी थी, 10 अभी बेच दी हैं, इसका मतलब है हमारी लेजर लाइट्स में तो 10 लेजर लाइट्स की कमी हो जानी चाहिए, 90 लेजर लाइट्स रह जानी चाहिए। लेकिन अगर हम अभी अपना इन्वेंट्री का अकाउंट देखेंगे तो इन्वेंट्री के अकाउंट में तो हमने 3000 की लेजर लाइट्स ऐड की हैं, उसके बाद हमने बेशक फिजिकली वहां से 10 लेजर लाइट्स उठा के कस्टमर को दे दी हैं, लेकिन इन्वेंट्री के अकाउंट में थ्योरेटिकली तब तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक जनरल जर्नल में जो है वो हम उसको जनरल जर्नल में हम उस इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट नहीं कर देते। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहता है कि जैसे ही आपने सेल की है साथ ही आप अपने इन्वेंट्री के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दो। इन्वेंट्री जो है वो चूंकि कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो इन्वेंट्री के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया कितनी अमाउंट से? 300 से। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमने इन्वेंट्री के अकाउंट को 300 से क्यों क्रेडिट किया है, इन्वेंट्री के अकाउंट को 500 से क्रेडिट क्यों नहीं किया? अच्छा, अब हमने जब इन्वेंट्री परचेज की थी, जब हमने उस अकाउंट में लेजर लाइट्स ऐड की थी, तो हमने 100 लेजर लाइट्स ऐड की थी 30 के हिसाब से। इसका मतलब है अब जब वो उसमें से निकलेंगी तो निकलेंगी भी तो 30 के हिसाब से ही ना। इसकी मैं जब क्लास में भी एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक अकाउंट को अपनी पॉकेट की तरह समझें। अगर आप अपनी पॉकेट में 100 के 10 नोट डालते हैं, इसका मतलब है आपने 1000 रुपया अपनी जेब में डाला। अब 1000 रुपया है, अब आपने जेब में 10 100 के नोट डाले हैं, बेशक 1000 रुपया आपकी जेब में है, लेकिन आप अब क्या 500 के 2 नोट निकाल सकते हैं? ऑल्दो 500 के 2 नोट भी 500 भी 1000 बनता है, या आप 1000 रुपए का एक नोट निकाल सकते हैं उसी जेब से जिस जेब में 10 नोट 100 वाले डाले हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट से इन्वेंट्री या वो नोट अकाउंट के अंदर गए हैं उसी अमाउंट से निकलेंगे। इन्वेंट्री में जो कमी आ रही है वो जो लेजर लाइट थी आपके पास 30 रुपीज पे रिकॉर्डेड है, बेशक आपने उसे 50 की बेचे, 60 की बेचे, 70 की बेचे, वो जो सेलिंग प्राइस है उसका ताल्लुक आपके सेल्स रेवेन्यू के साथ है, लेकिन आपकी जो वैल्यू में कमी आ रही है इन्वेंट्री की
वो उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से आपने उसको परचेज किया है। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस होगी, एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ऑन दी अदर हैंड, अच्छा आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री तो 300 से क्रेडिट कर दी, अगर इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया तो कुछ ना कुछ डेबिट भी होना है। अब ये 300 क्या था, 300 क्या है, 300 कॉस्ट है, कीमत है उन लेजर लाइट्स की जो हमने बेच दी। मतलब वो जो 10 लेजर लाइट्स मिली थी, बेची थी, वो हमें कितने की मिली थी, वो हमें 300 की मिली थी। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एक्सपेंस की नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 300 से डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब आपने एक सेल की तो आपने उसका सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, लेस कॉस्ट आपने उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड की। अब लेट से यहीं पर ही मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दूं कि यही एक सेल करने के बाद अब अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने चले जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या चाहिए, सेल्स रेवेन्यू, वो कितना है 500। इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 300। इसका मतलब है इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 500 माइनस 300। ठीक है, तो 200 जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आप उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके नेट इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जैसे ही सेल की, साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिकॉर्ड किया और इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट किया। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहता है आप एक बार चीज परचेज करो, एक बार इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करो, 1000 बार चीज को परचेज करो, 1000 बार इन्वेंट्री के अकाउंट को डेबिट करो कि मैंने इतनी इन्वेंट्री खरीद ली, इतनी इन्वेंट्री खरीद ली, इन्वेंट्री को अपडेट करते जाओ। इसी तरह जब आप सेल करोगे, आप 1000 ट्रांजैक्शंस करो, 2000 ट्रांजैक्शन करो, हर सेल के अगेंस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री साथ साथ रिकॉर्ड होती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आगे जी, ये जो है, ये पोर्शन हमारा रिटेल का पोर्शन, मतलब जो कस्टमर की साइड है, ये कस्टमर की साइड रिटेल पोर्शन हमने रिकॉर्ड किया जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हमारी कॉस्ट वाली साइड है कि हमारी पीछे इन्वेंट्री की तरफ क्या अकाउंट अपडेट होने हैं। उसके बाद बाकी तो सिंपल है, वही जो हमने पुरानी अकाउंटिंग साइकिल में किया, जो हमने 3000 की अकाउंट्स पेबल पे ऑन अकाउंट लेजर लाइट्स खरीदी थी, अब हम 15th को उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कैश कंपनी से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट तो क्रेडिट हो गया। ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो अकाउंट्स पेएबल जो है वो आपके डेबिट हो गए। और इसी तरह फिर जो हमने 500 की सेल्स की थी, ऑन अकाउंट की थी, रिसीवेबल था, तो अब वो हमें 500 रिसीव हो गया, तो कैश जो है वो 500 से डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल 500 से क्रेडिट। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एक सिंपल सी एग्जांपल, जिसमें आपने कुछ $30 की लेजर लाइट्स खरीदी थी और आपने उनको $50 का आगे बेच दिया, और किस तरह आपने जब लेजर लाइट्स खरीदी तब भी इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट किया, जब आपने लेजर लाइट्स बेची तब भी आपने इन्वेंट्री का अकाउंट को अपडेट किया। इसका मतलब है कि पीरियड में हर हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपका इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट होता रहेगा, और साथ साथ ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट भी अपडेट होता रहेगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। अच्छा जी, अच्छा अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़, जिसमें परपेचुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या है कि जी फिजिकल
आपने जिस तरह अभी हमने एग्जांपल की थी 100 लेजर लाइट्स खरीदी, लाके अपने पास स्टोर में रख दी और इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट कर दिया। इसी तरह आपने जो है 10 लेजर लाइट्स बेची तो आपने इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट कर दिया। अगर हम अभी हम अपनी एग्जांपल देखें तो जो अभी हमने एग्जांपल की है उसमें लेट से जो हमने इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया था उसमें हमने जब लेजर लाइट्स खरीदी तो हमने 3000 की लेजर लाइट्स खरीदी थी, तो इन्वेंट्री के अकाउंट को हमने 3000 से डेबिट कर दिया था। ठीक है, 3000 से हमने डेबिट कर दिया था। उसके बाद हमने जब 10 लेजर लाइट्स बेची तो 10 लेजर लाइट्स जब बेची तो हमने 300 से इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बेची बेशक हमने 500 की थी, 500 हमारा रेवेन्यू में शामिल हुआ, लेकिन इन्वेंट्री के अकाउंट में पहले 3000 का इजाफा हुआ क्योंकि हमने $30 के हिसाब से इन्वेंट्री को ऐड किया था, और फिर 330 के हिसाब से ही वो इन्वेंट्री में से निकल गई। तो आपका जो इन्वेंट्री का जो बैलेंस बचा होगा वो बचा होगा 2700। ऐसे ही है ना, बिगर साइड माइनस स्मॉलर साइड, और बैलेंस जो है वो बिगर साइड पे। तो आपका बैलेंस कितना होना चाहिए था? 2700। इनफैक्ट होगा, इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो 2700। इसका मतलब है जब आपने लेजर लाइट्स खरीदी तो 3000 से डेबिट कर दी, लेजर लाइट्स आपने बेची तो 300 से आपने क्रेडिट कर दी। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि आपकी लेजर लाइट्स की इन्वेंट्री कितने की है? 2700 की, और हमें पता है कि 90 लेजर लाइट्स हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आपने वो लेजर लाइट्स लाए थे और स्टोर में रख दी थी, और फिर उसके बाद आपने बेची तो 10 उठाई और आपने फिर 10 उठा के बेच दी। अब आपके स्टोर में कितनी लेजर लाइट्स होंगी? 100 परचेज की थी, 10 बेची थी, तो डिफरेंस कितना बनता है? 90 का। इसका मतलब है 90 लेजर लाइट्स होंगी या होनी चाहिए। अच्छा, अब ये दोनों चीजों में बड़ा डिफरेंस है, होंगी या होनी चाहिए। आपका इन्वेंट्री का अकाउंट का बैलेंस तो 2700 है। अब क्या स्टोर में 2700 की लेजर लाइट्स पड़ी हुई हैं या पड़ी हुई होनी चाहिए? अच्छा, अब हम कह रहे हैं पड़ी हुई होनी चाहिए। अब जाके चेक ये जो कंपनीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम करती हैं, वो जाके फिर एक बार साल में एक बार जाके देखती हैं कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 2700 की लेजर लाइट्स वहां पे मौजूद होनी चाहिए, लेकिन क्या मौजूद हैं भी हैं या नहीं है। उसके लिए साल में एक बार या पीरियड में एक बार, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट कितना हाई वैल्यू का है, आप जाके फिजिकल काउंट करते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री करते हैं। मतलब आप जाके काउंट करते हैं और आप जाके देखते हैं कि क्या 90 लेजर लाइट्स पड़ी हुई भी हैं या नहीं, क्योंकि अकाउंट तो कह रहा है 90 लेजर लाइट्स पड़ी हुई है 2700 की, लेकिन जब आप गए आपने जाके लेजर लाइट्स काउंट की तो वो 90 नहीं थी, वो 87 थी। अब 3 लेजर लाइट्स कम है। क्या वजह हो सकती है? वो लेजर लाइट्स पड़ी हुई टूट सकती हैं, खराब हो गई, स्पॉइलेज या थेफ्ट, चोरी भी तो हो सकती हैं। हो सकता है स्टोर कीपर जो है वो अगर तो सेल होती तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वो रिकॉर्ड होके कम होती, लेकिन स्टोर कीपर ने चुप करके 3 निकाल ली या वो खराब हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट तो कह रहा है 2700 की लेजर लाइट्स हैं, 90 लेजर लाइट स्टोर में पड़ी हैं, लेकिन कंपनीज साल में एक बार जाके चेक करती हैं अपनी इन्वेंट्री के साथ
कि देखती हैं कि फिजिकली स्टोर में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है और आपके पास इन्वेंट्री के अकाउंट में हमारे पास क्या है। अगर दोनों का डिफरेंस है, जाहिर बात है अगर फिजिकली कम हो गई हैं तो उसको हमें अपने इन्वेंट्री के अकाउंट को भी अपडेट करना है। वो कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। इसी तरह ही आपको एग्जाम्पल में कहता है कि जी ऑन December 31st वर्ली को काउंट्स इट्स इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री शॉर्टेज ऑफ 2000 इज डिस्कवर्ड। कहता है इस कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को काउंट किया, इसकी इन्वेंट्री के अकाउंट का जो बैलेंस था उसमें और इन्वेंट्री के अकाउंट में $2000 का फर्क था। अब वो कहता है इस $2000 को क्या करें। अब इन्वेंट्री तो कम हुई है, इसका मतलब है इन्वेंट्री 2000 की इन्वेंट्री में रिड्यूस करनी है। तो जाहिर बात है एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए इन्वेंट्री जो है वो 2000 से क्रेडिट की जाएगी ताकि इन्वेंट्री के अकाउंट का बैलेंस, चूंकि फिजिकली भी 2000 की इन्वेंट्री नहीं मौजूद तो इन्वेंट्री के अकाउंट को भी 2000 से रिड्यूस करना है, उसके बैलेंस को रिड्यूस करना है, तो इन्वेंट्री को 2000 से क्रेडिट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड डेबिट क्या करना है, वो अब ये जो नुकसान हो गया इसको किधर डालें, इस नुकसान को कहाँ पूरा करना है। तो वो कहता है रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज, मतलब कमी होना, आर व्यूड एज अ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ब्रेकेज, स्पॉइलेज एंड थेफ्ट। वो कहते हैं यार थोड़ी बहुत कमी पेशी हो ही जाती है, जब आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे होते हो तो छोटी मोटी अमाउंट्स जो होती हैं वो इस तरह के नुकसान होते रहते हैं। तो उन नुकसानों को क्या करना है, उस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल कर देना है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट कौन सा है, अकाउंट कौन सा है, जहां पे उन सारी चीजों की कीमत को इकट्ठा कर रहे हैं, जहां पे हमने जो चीजें बेच दी हैं उनकी कीमत को जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालते हैं। तो ये जो चीजें बेशक बिकी नहीं है, लेकिन अब जाहिरी बात है ये जो चीजें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, चोरी हो गई हैं, इनके पैसे कहाँ से पूरे करने हैं, उन्हीं जो चीजें बेची हैं उसमें से जो प्रॉफिट होना है उसी में से ही कवर करना है ना। इसलिए ये जो नुकसान है इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू, मतलब जो सही प्रोडक्ट बेचा है उससे जो रेवेन्यू आएगा उसमें से ये वाली कॉस्ट भी माइनस करके प्रॉफिट निकलेगा। तो आपका ये जो कंपनीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम करती हैं वो साल में एक बार जो है वो सारा साल हर ट्रांजैक्शन के बाद थ्योरेटिकली कागजों में अपनी इन्वेंट्री के अकाउंट को अपडेट करती हैं, फिर साल में एक बार फिजिकली स्टोर की काउंटिंग करके अपने इन्वेंट्री के अकाउंट से मैच करती हैं। अगर कमी आ गई है तो कागजों में भी इन्वेंट्री के अकाउंट को रिड्यूस करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर लेट से ये अमाउंट अगर बड़ी है, अगर ये ज्यादा बड़ी अमाउंट है तो फिर इसको जो है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं, फिर उसको एलोकेट करने का तरीका थोड़ा सा फर्क है। जी, तो जिस तरह हमने भी पहले देखा अकाउंटिंग साइकिल क्लोज करते हैं तो आपकी क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, वहां पे हम करते थे रेवेन्यूज को इनकम समरी में क्लोज करते थे, एक्सपेंसेस को इनकम समरी में क्लोज करते थे, इनकम समरी को रिटेन अर्निंग्स में क्लोज करते थे और डिविडेंड्स को भी रिटेन अर्निंग्स में क्लोज करते थे। इसी तरह जिस तरह वहां सर्विसेज रेवेन्यू इनकम समरी में क्लोज होते थे, यहाँ सेल्स रेवेन्यू इनकम समरी में क्लोज होंगे। वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम समरी में क्लोज होते थे, जहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इनकम समरी में क्लोज होंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
भी इनकम समरी में क्लोज होगी, और फिर इनकम समरी रिटेन अर्निंग्स में और डिविडेंड जो हैं वो भी रिटेन अर्निंग्स में क्लोज होंगे। तो ये है क्लोजिंग का प्रोसेस। तो चाहे सर्विस सेक्टर की क्लोजिंग है, चाहे मर्चेंडाइजिंग कंपनी की क्लोजिंग है, प्रोसेस जो है वो सेम ही है। लेकिन जो एक चीज है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS भी टेम्परेरी अकाउंट है, और जिस तरह एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं CGS भी वैसे ही क्लोज होगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम।